जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो आज शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के अगले चैप्टर, जो कि आज हम लोग छठे चैप्टर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जो वो थ्योरी सेशन पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में आपको जो फाइनल एक एमसीक्यू सेशन लाया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 खंडों में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देख रहे हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब किस्म का कि ये तरीका पता नहीं, थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन आगे आप जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, आप यकीन मानिए। चलिए तो सबसे पहले कंप्यूटर भाषा आखिर में होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद में और कितने तरह के जो वो कंप्यूटर भाषाएं होती है ना, प्रोग्रामिंग भाषा को हम लोग समझेंगे कि कौन से प्रोग्रामिंग भाषा होते हैं। वो सभी चीज़ों को हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आपको बता दें कि कंप्यूटर की भाषा जिस प्रकार से कौवा की अपनी भाषा है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, अपने आदमी की अपनी भाषा है, जानवरों की अपनी भाषा है, सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी भाषाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी अपनी भाषा है ना। तो बोलते हैं कि कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा है जिसे समझ करके कंप्यूटर जो वो अपना कैलकुलेशन आदि करता है एवं परिणाम देता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के डिजाइन में प्रयोग होने वाली जो भी लैंग्वेज होती है उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग है ना, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। दरअसल प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक सेट होता है, समूह होता है। प्रोग्राम जितना स्पष्ट, विस्तृत और सटीक होगा, कंप्यूटर उतने ही सुचारू रूप से स्मूथली जो वो काम करेगा। इन निर्देशों को लिखने के लिए जो प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है ना, इसे लिखने के लिए क्या होता है, प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। अब प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषाओं को संदर्भित करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिक, सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, फोर्ट्रन, है ना, एडीए, पास्कल आदि कई आपने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। कंप्यूटर की भाषा में शब्दों तथा चिन्हों के उपयोग के लिए दिए गए नियमों को, यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में जो भी शब्द या चिन्ह का उपयोग होता है उसमें जो भी नियम दिए जाते हैं उस नियम को जो वो सिंटेक्स रूल कहा जाता है, सिंटेक्स नियम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए होता है, तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा को कहते क्या है, तो उस भाषा को जो वो बाइनरी कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, बाइनरी कहा जाता है। तो याद रखेंगे प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किसी भी विशेष कार्य के लिए होता है और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे बाइनरी कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा को बाइनरी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, संकलन कहते हैं, यानी कंपाइलिंग कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। अगर पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा बहुत ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा, और थ्योरी के लिए अलग से हम लोग क्लास लेकर के आएंगे जिसमें से हम लोग ये भी समझेंगे क्या लो लेवल लैंग्वेज होता है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज होता है। सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले। चलिए तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि कंप्यूटर भाषा के 1 और 0 को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द है, एक तो होता है कोडिंग, है ना, एक होता है कोडिंग और दूसरा है डिकोडिंग। कोडिंग क्या होता है, तो देखिए आप तीसरे प्रश्नों को कहता है कि कंप्यूटर निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। जबकि कंप्यूटर भाषा के 1 और 0 को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर आप याद रखेंगे। एक सवाल है कि सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस एक मिड लेवल लैंग्वेज है ना, मिड लेवल लैंग्वेज है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, तो कंप्यूटर जो वो कंप्यूटर के लिए सोचने का कार्य करता है। कोबोल में को का इंगित क्या करता है, कोबोल यहाँ में
कोबोल का फुल फॉर्म भी आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि को का अर्थ क्या होता है, CO का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कॉमन, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, कॉमन होता है। इसके बारे में फुल फॉर्म भी आपको कई बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि एक ऐसे शब्द जो प्रोग्रामिंग भाषा को अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखता है तो उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ही एक ऐसे शब्द हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा को अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखता है, तो याद रखेंगे इसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसे अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है मशीनी लैंग्वेज, है ना, मशीनी भाषा कहा जाता है उसे। यानी वैसा प्रोग्रामिंग भाषा, वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके लिए अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है तो उसी को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है या मशीनी भाषा कही जाती है। असेंबली भाषा का प्रचलन किसमें हुआ, तो असेंबली भाषा का प्रचलन द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन में जो वो असेंबली भाषा का प्रचलन हुआ था। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है, तो वह प्रोग्राम कहलाता है। कहता है कि सिंबल्स का संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा उसी को हम लोग जो वो प्रोग्राम कहते हैं, है ना, और वह प्रोग्राम कहलाता है। कहता है कि वह भाषा जो कंप्यूटर में प्रयोग होती है एवं मनुष्यों की भाषा के समान होती है अथवा समझने में आसान होती है उसे हम लोग उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एक लो लेवल लैंग्वेज हमने बताया था, एक हाई लेवल लैंग्वेज बताया था, है ना, तो इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वह भाषा जो कंप्यूटर में प्रयोग होती है एवं मनुष्यों की भाषा के समान होती है अथवा समझने में आसान होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उच्च स्तरीय भाषा कही जाती है या हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है। मशीनी भाषा किसका प्रयोग करती है, तो मशीनी भाषा जो वो CPU प्रोसेसिंग कोड का यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। असेंबली लैंग्वेज में यानी असेंबली भाषा में प्रयुक्त अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो असेंबली भाषा में जो प्रयुक्त अनुवादक प्रोग्राम होता है उसी को हम लोग असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। कंप्यूटर में एक समय में एक कथन यानी एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट अथवा एग्जीक्यूट करने के लिए या उसका जो माध्यम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो कहता है कि कंप्यूटर में एक समय पर, है ना, एक समय में एक कथन को परिवर्तित अथवा निष्पादित करने का जो माध्यम है उसी को हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहा जाता है। वह प्रोग्राम जो सोर्स कोड को मशीन के समझने योग्य या समझाने योग्य भाषा में अनुवाद करता है उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। तो वह प्रोग्राम जो सोर्स कोड को मशीन के समझाने योग्य भाषा में अनुवाद करता है उसी को इंटरप्रेटर कहा जाता है। असेंबली भाषा क्या है, तो असेंबली भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो असेंबली भाषा क्या है, असेंबली लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो यह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी बता दें कि सी जो वो तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की भाषा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सी जो वो किस पीढ़ी की भाषा है तो तीसरी पीढ़ी की भाषा है। फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो फोर्ट्रॉन को फॉर्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर के नाम से भी जाना जाता है फोर्ट्रॉन को। फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो फोर्ट्रॉन को हम लोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हमने कई सारे बात किया था, जैसे फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, .NET, सन स्टूडियो इत्यादि जो वो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के ही उदाहरण हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को संसाधित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, द्विआधारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है एवं उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लोडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे लोडर कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या है, तो उसे लोगो कहा जाता है। लोगो भाषा यानी लोगो लैंग्वेज में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार का त्रिकोणाकार आकृति होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्टल कहते हैं। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
एंड्रॉयड के विकास यानी डेवलपमेंट की आधिकारिक भाषा क्या है? तो एंड्रॉयड के विकास की आधिकारिक भाषा है उसे जावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जावा कहा जाता है। अगला सवाल है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने वाला प्रोग्राम क्या है? तो सोर्स कोड को जो ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, उसी को कंपाइलर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। यूनिकोड प्रदान करता है, तो यूनिकोड जो वो प्रत्येक भाषा के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है, उसी को हम लोग यूनिकोड कहते हैं, है ना, यूनिकोड कहा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो बता दें कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रोग्रामिंग हेतु डेवलप की गई पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो है उसे हम लोग फोर्ट्रेन कहते हैं, है ना, फोर्ट्रॉन याद रखेंगे। वह भाषा जिसे फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने की नींव का पत्थर कहा जाता है, उसे हम लोग बेसिक कहते हैं। तो बेसिक को ही जो वो फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कोबोल है। स्रोत कोड को इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड में परिवर्तित करता है, तो उसे जावा कंपाइलर कहा जाता है। यूनिक्स को लिखा गया है, तो यूनिक्स को लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग भाषा में, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोबोल का विस्तारित रूप क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो याद रखेंगे सी ओ का अर्थ होता है कॉमन, बी का अर्थ हुआ बिजनेस, ओ का अर्थ हुआ ओरिएंटेड और एल का अर्थ हुआ लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। इसका नाम, इसका फुल फॉर्म कई बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि कोबोल का विस्तारित रूप या एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगला सवाल है कि कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर के द्वारा खोजी गई एरर्स को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर के नाम से जाना जाता है। असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त संकेतों को क्या कहते हैं? तो उसे नेमोनिक्स कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेमोनिक कोड कहा जाता है। असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? तो असेंबली भाषा को सांकेतिक मशीनी कोड कहा जाता है। बता दें कि ब्रेक जो है यह कथन का प्रयोग लूप स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो कथन का इनमें से क्या है जो कि स्टेटमेंट का प्रयोग लूप स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो उसे ब्रेक कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल है कि प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट के बार बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हम लोग लूपिंग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। दुनिया का पहला प्रोग्रामर क्या माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है ना। एडा लवलेस जो वो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। किसके अंतर्गत किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचाने हेतु चरणशः विवरण को शामिल किया जाता है? तो अल्गोरिथम इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्गोरिथम के अंतर्गत ही किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचाने हेतु चरणशः विवरण को शामिल किया जाता है। SDLC का विस्तारित रूप क्या है? तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। OLAP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रणाली में संचित आंकड़ों यानी स्टोर्ड डाटा को क्या कहते हैं? तो उसे कंप्यूटर डाटाबेस कहा जाता है। MIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इसका जो फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है तो मिप्स में मापा जाता है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यहाँ पे एस छूट गया है ना, मिप्स। तो याद रखेंगे कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को जो मापा जाता है उसी को मिप्स कहा जाता है, और जो कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को ये कह सकते हैं कि गति को माप सकता है। तो ये काफी तेजी से ये गति को मापता है। अगला सवाल है कि C++ प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया, तो याद रखेंगे बजर्नी स्ट्रॉप है ना, स्ट्रॉप के द्वारा किया गया था, है ना, बजर्नी स्ट्रॉप के द्वारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को।
फोर्ट्रॉन का विकास कब हुआ? तो फोर्ट्रॉन का विकास 1957 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट्रॉन को विकसित किसने किया? तो जॉन बेकस के द्वारा ही फोर्ट्रॉन को विकसित किया गया था, यानी डेवलप किया गया था। लोगो भाषा यानी लोगो लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा और कब किया गया था? तो याद रखेंगे, लोगो लैंग्वेज का विकास अमेरिका के वेली फेरजीबा में, है ना, सिमोर पेपर्ट तथा सिंथिया सोलोमन के द्वारा, है ना। याद रखेंगे, लोगो लैंग्वेज का विकास जो वो अमेरिका के वेली फेरजीबा और सिमोर पेपर्ट और सिंथिया सोलोमन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि पास्कल भाषा का विकास वर्ष 1971 में निकोलस विर्थ ने किया था। तो पास्कल भाषा का विकास 1971 ईस्वी में निकोलस विर्थ के द्वारा किया गया था। प्रोलॉग का विकास किस वर्ष हुआ था? तो प्रोलॉग का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। लिस्प का विस्तारित रूप क्या है? तो लिस्प का विस्तारित रूप जो होता है वो लिस्ट प्रोसेसिंग होता है ना। लिस्प का विकास वर्ष 1958 में जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि कृत्रिम बौद्धिकता है ना, कृत्रिम बौद्धिकता की शोर भाषा यानी कोर लैंग्वेज जो है वो क्या है? तो इसे लिस्प कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? इसे लिस्प कहा जाता है। HTML जो वो एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो वो एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं? तो HTML जो वो एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। इंटरनेट में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा जो वो क्या कहलाती है? तो जावा कहलाती है। क्या कहलाती है? जावा कहलाती है। जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। यानी जावा का इन्वेंटर जो है वो सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग को जाता है इन्वेंशन करने के लिए। क्वेरी भाषा किस पीढ़ी में आती है? तो क्वेरी भाषा जो वो 4th जनरेशन में यानी 4थी पीढ़ी में आती है। सी भाषा में रिलेशनशिप संचालकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। सी वेरिएबल नाम में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो सी वेरिएबल नाम में ब्लैंक स्पेस को शामिल नहीं कर सकते हैं। एरे के पहले एलिमेंट के स्मृति पते का कहा जाता है। तो याद रखेंगे, एरे के पहले एलिमेंट के स्मृति पते यानी मेमोरी एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो इसे बेस एड्रेस कहा जाता है। बेस एड्रेस इसे कहा जाता है। शब्द पुश और पॉप किससे संबंधित है? तो स्टैक से संबंधित है। सी भाषा में किसी भी वेरिएबल के नाम की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो याद रखेंगे, सी भाषा में किसी भी वेरिएबल के नाम की अधिकतम सीमा होती है 10 कैरेक्टर का, 10 अक्षर का। फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है? तो एक पूर्ण स्ट्रक्चर होता है। सी भाषा में मैलोक फंक्शन संबंधित है। तो भंडारण प्रबंधन से संबंधित है, यानी स्टोरेज मैनेजमेंट से संबंधित है। अगला सवाल है कि C++ में फंक्शन जो कि क्लास के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लास फंक्शन कहा जाता है। एरे एलिमेंट को एक्सेस करने में प्रयोग होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच के साथ। एल्गोरिथम एवं फ्लो चार्ट उपयोगी होते हैं। तो एल्गोरिथम एवं फ्लो चार्ट जो उपयोगी होते हैं किसी प्रॉब्लम अथवा समस्या को अच्छे से पूर्णतया समझने हेतु। तो याद रखेंगे, एल्गोरिथम एवं फ्लोचार्ट का जो उपयोग होता है, मुख्य रूप में जो उपयोगी होते हैं वो किसी भी समस्या को अच्छे से व पूर्णतया समझने हेतु इसका प्रयोग जो वो होता है। जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम क्या है? तो ओएक इसका पहला नाम है जावा स्क्रिप्ट का। वह भाषा है जिसमें सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो फोर्ट्रॉन है। डिबगिंग क्या है? तो डिबगिंग बता दें कि प्रोग्राम में शामिल त्रुटियों को ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। तो प्रोग्राम में जो भी शामिल एरर्स हैं उसको ही जांचने के लिए या उसी को ज्ञात करने की एक प्रोसेस है जिसको हम लोग डिबगिंग कहते हैं। भाषा में एरे क्या है? तो भाषा में एरे जो वो एक डाटा टाइप है, यानी डिराइव्ड है। एरे कितने प्रकार के होते हैं? तो एरे जो वो मुख्य रूप में 2 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कि स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का एक समूह है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। फॉर लूप है ना, फॉर लूप इन करता है तो अनंत बार। फॉर लूप जो इन करता है वो इनफिनाइट टाइम्स तक वो इन करता है। वह फंक्शन जो कि सभी सी प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है तो उसे मेन कहा जाता है। वह पंक्ति जो सी भाषा के प्रोग्राम में सी कंपाइलर द्वारा क्रियान्वित नहीं की जाती है उसे डिक्लेरेशन कहा जाता है। HDLC का पूरा नाम क्या है? तो हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। क्या कहा जाता है? हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल कहा जाता है HDLC का फुल फॉर्म।
एक फंक्शन में आर्गुमेंट की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक फंक्शन में आर्गुमेंट की अधिकतम संख्या 127 हो सकती है। एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है ना? क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा विकसित की गई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो जावा है। तो जावा को विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो जेम्स ए गॉसलिंग को ही जाता है। अगला सवाल, तो इस प्रकार से आपके जो वो लास्ट सवाल थे, इतने उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। हो सकता है कि पहली बार अगर आपने इससे पहले कंप्यूटर को नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन पहले हमने आपको प्रश्न बता दिए ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी पढ़ाने के में क्या होगा कि आपको थ्योरी से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे, है ना? जो भी चीज़ें हैं वो सारा क्लियर आपका हो जाएगा। और जब सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद में फिर हम लोग एमसीक्यू लेंगे और वहां पे आपको मल्टीपल 4 ऑप्शन, आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां से आप पहले तो क्वेश्चन का लेवल समझ चुके हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझ चुके हैं, पूरे बेसिक चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। तो उसके बाद में जब आप एमसीक्यू को करेंगे तो वहां से आप आसानी से ऑप्शन को भी छांट पाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोसेस आप सभी को पसंद आएगा। पहले आप वन लाइनर प्रश्नों को देखिए, इसमें से टोटल हम लोग 10-11 चैप्टर में पूरे कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेंगे। वही लगभग 11 से 12 चैप्टर होंगे, जो भी है 11 से 12 चैप्टर में कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछने योग्य होते हैं, है ना? बाकी के कंप्यूटर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लंबा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि छोटा सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जो वो समेटने का प्रयास कर रहे हैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना? जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं तो उसको हम लोग पहले वन लाइनर तो हम लोग देख ही रहे, उसके बाद में हम लोग जो वो इसका थ्योरी सेशन देखेंगे जहां से आपको पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।